सुप्रभात। पिछली बार वीडियो में आपने देखा, हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था, लाख की चूड़ियाँ। एक कहानी थी जिसके लेखक हैं कामतानाथ, और इस कहानी का काफ़ी अंश हमने पढ़ा था। हालांकि कहानी को पूरा नहीं पढ़ पाए थे, उसमें कुछ अंश बाकी रहा जिसको आज हम पढ़ेंगे। लाख की चूड़ियाँ पार्ट संख्या 2, पेज नंबर 9 से शुरुआत करनी थी। कहानी में हमने पढ़ा था एक गांव की कहानी, लेखक के ननिहाल की कहानी, जहाँ पर बद्दू काका नाम के एक व्यक्ति और मनिहार का काम करते हैं, चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य करते हैं। और काफ़ी समय बाद लेखक जब बचपन में पहले जाया करता था तब उसका बद्दू काका से बहुत लगाव था। उसके बाद कुछ समय बीत गया, कुछ वर्षों बाद जब लेखक पुनः ननिहाल जाता है तब बद्दू काका से मिलना होता है। वह उसके घर जाता है और वहाँ जाने के बाद मुश्किल से बद्दू काका उसे पहचान पाते हैं। उनकी उम्र काफ़ी बढ़ गई है और फिर वे उसकी आओ भगत करते हैं। अब आगे उनके बीच में क्या वार्तालाप होता है, किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, इसको पढ़ें, आज अध्ययन करेंगे इसका हम। कुछ देर फिर शांति रही। बद्दू काका ने उनको बैठने के लिए चारपाई दी, चारपाई पर बैठ गए। फिर कुछ देर शांति रही, कोई बातचीत नहीं हुई। मैंने इधर उधर, यहाँ इधर इधर लिखा हुआ, 2 बार लिखा हुआ, जबकि वास्तव में ये इधर उधर था, वो यहाँ। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही बट्टे। अब इधर उधर लेखक ने नज़र दौड़ाई। दृष्टि और नज़र आपस में पर्याय शब्द हैं, वही अर्थ। तो न तो उसे मचिया, न बट्टी नजर आई और न उसकी मचिया नजर आई। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा, लेखक ने पूछा, काका आजकल काम नहीं करते? तो बद्दू काका ने वापस जवाब दिया, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। और बद्दू काका ने कहा, काम तो कई सालों से बंद है, क्योंकि मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब काम चले, उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, और गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है। कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गई हैं स्त्रियाँ, इसलिए मेरी बनाई हुई लाख की चूड़ियों को तो कोई पूछता ही नहीं है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। अब बद्दू काका ने अपनी व्यथा सुनाई कि लाख की चूड़ियों में वह सुंदरता कहाँ जो कांच की चूड़ियों में होती है। मशीनी युग है, मशीन से आजकल हर कार्य होने लग गया है, खेत तक मशीन से जोते जाते हैं, तो फिर लाख की चूड़ियाँ पहनने वाला कौन रहेगा। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा, क्योंकि लेखक का थोड़ी ही देर पहले का एक अनुभव, और उसी अनुभव के आधार पर लेखक ने कहा कि लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, नुकसानदायक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। अब लेखक ने कहा, वापस बद्दू काका ने जवाब दिया, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। अब देखो कुछ शब्द आए, जैसे दमा, श्वास रोग होता है, श्वास से संबंधित जो रोग होता है उसको बोलते हैं दमा। इसी तरह से शब्द है अवस्था, अवस्था का मतलब होता है उम्र। तो उम्र के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। अब उसके शरीर में उतनी शक्ति नहीं बची थी, और उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी उम्र की वजह से, और कुछ बीमारी की वजह से उसके हाथों में, माथे पर नसें उभर आई थी बाहर। कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था वह शारीरिक रूप से। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। अब जब लेखक ने इस तरह से देखा तो बद्दू काका को लगा कि लेखक जो सामने बैठा है, लेखक समझ रहा है कि मुझे दमा हो गया है,
तो उसने शंका दूर करते हुए उसकी शंका को भांप लिया, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से भांप लिया और बोला दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, जो ऋतु परिवर्तन के आधार पर कोई न कोई कारण से होती है, तो फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, लेखक चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, और लेखक को लगा कि जैसे उसके अंदर जो बात उसने कही है, बदलू काका ने कही है, उसके अंदर कोई व्यथा छिपी है। व्यथा का मतलब होता है दुख भरी कहानी, व्यथा, पीड़ा, दर्द भरी कहानी। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, और वह व्यथा क्या था। लेखक ने उस व्यथा को कैसे समझा, क्या समझा कि बदलू काका का धंधा था लाख की चूड़ियाँ बनाना, हाथ से भट्टी पर वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था और उसका उसी से काम चलता था, और उससे वह अतिरिक्त आय भी नहीं लेता था। ठीक है, उसका जितने से काम चल जाए या जितनी लागत हो उससे थोड़ा सा अधिक उसी में, और वह भी पैसों में नहीं देता था, वस्तु विनिमय था, वस्तु विनिमय से काम चलाता था। और इनको वस्तु ले ली या बाजरा वगैरह धान ले लिया, अन्न ले लिया, और उसके बदले में चूड़ियाँ पहनाता, चूड़ियाँ दे देता था। तो उसका ऐसा जो धंधा था जिससे उसका पूरा परिवार चल रहा था, परिवार का भरण पोषण हो रहा था। और मशीनी युग की वजह से, मशीनों की वजह से वह कार्य उसका ठप हो गया। तो एक बदलू काका का कार्य ही ठप नहीं हुआ, गाँव में न जाने कितने ऐसे लोग थे जो कुटीर उद्योग चला रहे थे, अपना छोटा मोटा कार्य चला रहे थे और उसी के आधार पर अपना पेट भर रहे थे, अपना परिवार पाल पोस रहे थे। लेकिन जैसे ही मशीनी युग शुरू हुआ है, उसने न जाने कितने हाथ काट दिए। हाथ काटने का मतलब सीधे सीधे कोई तलवार लेकर हाथ नहीं काटे, उनका रोजगार छीन लिया है, उनका धंधा छीन लिया, उनका धंधा ठप कर दिया। इसलिए लेखक ने कहा, सोचा कि देखो इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दोनों आपस में कुछ कहने की अवस्था में नहीं थे। लेखक उसका दुख समझ रहा था, लेकिन क्या जवाब दे, क्या सांत्वना दे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर शांति रही, लेकिन लेखक को अच्छी नहीं लगी, वह शांति खली। आम की फसल अब कैसी है काका? लेखक ने बात को आगे बढ़ाया। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, किसी तरह से बात आगे बढ़ाने के लिए विषय बदला। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अब जब पूछा गया कि आम की फसल कैसी है काका, तो उसने लहक कर जवाब दिया। लहक कर, लहकना, अधीर होना, लहक कर, अधीर होकर। लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब सम्मुख, आमने सामने, मुखातिब सम्मुख। सम्मुख होकर बोला, माफ करना लला, मुझे क्षमा करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। लेखक ने जवाब दिया, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। उसने कहा, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। लेखक को पहले भी जब बचपन में लेखक आया करता था, तब बदलू काका आम खिलाया करता था। तो बदलू काका ने कहा, आज भी तुझे आम खिलाए बगैर कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। बदलू काका, जिसका लेखक से बचपन से लगाव रहा, लेखक जब छोटा था तब से उसका लगाव रहा, वहाँ आना जाना रहा, उसकी खातिरदारी होती थी तब भी। तो वह दिन लेखक को याद हुआ है जब वह उसके लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। लेखक ने पूछा, काका गाय तो अच्छी है ना? तो बद्दू काका ने कहा, गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? उसने अपनी व्यथा सुनाई कि गाय 2 साल हुए बेच दी, उसको खिलाता कहाँ से, कहाँ से लाता उसके खाने के लिए। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। डलिया बांस की कपचियों से बनी हुई एक टोकरी। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा।
जब वह टोकरी भरकर ले आई, ढेर सारे आम ले आई, तो लेखक ने जवाब दिया, ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा मैं। तो बदलू काका ने कहा, वाह वाह। वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। बद्दू काका ने कहा, और हंस भी पड़े। शहरी है, लेखक शहर में रहता है, इस वजह से उस पर एक व्यंग्य भी हुआ, क्योंकि शहरी व्यक्ति इतना कुछ गांव वालों के सामने खाने में और में मेहनत करने में कुछ कमज़ोर, इसलिए हंस पड़े। शहरी ठहरे में, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। एक वक्त, एक बार, एक समय में। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो। सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी वाले, सिंदूरी, सिंदूर जैसे रंग वाले। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। अब वो आम खिलाने लगा और रुचि के अनुसार जो लेखक को पसंद हो या जो सबसे अच्छे आम थे उसके पास में, वे लेखक को खिलाने लगा, भावपूर्ण तरीके से खिलाने लगा और उसके बारे में चर्चा भी करने लगा कि देखो ये जो आम है ना, इन आमों वाला पेड़ इसी साल तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। रज्जो ने 4-5 आम अपनी हथेली में लिए, अंजुली में लिए और मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। और जब उसने आम देने के लिए रज्जो ने अपनी अंजुली बढ़ाई, अपनी हथेली बढ़ाई, तो थोड़ी देर के लिए लेखक की निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, हाथों पर ठहर गई। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही थी, जच रही थी, फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब बदलू काका ने उसकी दृष्टि को देखा दे और भांप लिया कि वास्तव में लेखक क्या सोच रहा है। तो उसने कहा कि यही आखिरी जोड़ा बनाया था मैंने, मेरा धंधा ठप हो गया। और जब आखिरी समय था, जब धंधा ठप हो गया था, उस समय जो आखिरी जोड़ा बना था वही जोड़ा है ये। और बनाया किस लिए था? जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर उसके लिए बनाया था, लेकिन वे 10 आने पैसे ही मुझको दे रहे थे तो मैंने जोड़ा नहीं दिया। क्योंकि हमने बदलू काका की विशेषता पढ़ी, उसका स्वभाव पढ़ा था कि वह कभी जिद नहीं करता था सिवाय विवाह के मौके, शादी विवाह के मौके पर ही वह जिद करता था, अड़ता था और उसके अलावा कभी भी जिद नहीं करता। तो वह उसको 10 आने पैसे ही दे रहे थे और जमींदार साहब की बेटी का विवाह था, इतने ही पैसे मिल रहे थे, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा और कह दिया कि शहर से ले आओ। खुददार व्यक्तित्व था उसका। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। अब लेखक वहाँ से आम ले लिए, उसने आम खाए और थोड़ी देर बाद चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी, और हालांकि दुख भी था कि उसका धंधा ठप हो गया और कितना अच्छा कार्य था, फिर भी उसका कार्य ठप हो गया मशीनी युग की वजह से। लेकिन खुशी यह भी थी, प्रसन्नता यह भी थी कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। उसका जो चरित्र था, उसका जो व्यक्तित्व था, वह कांच की चूड़ियों की तरह चटकने वाला नहीं था, लाख की चूड़ियों की तरह मजबूत था कि वह टूटा नहीं। चाहे उसको कितना ही संकटों का सामना क्यों न करना पड़ा, लेकिन वह टूटा नहीं, उसने हार नहीं मानी। तो इस कहानी को हमने पूरा पढ़ा। इस कहानी के माध्यम से हमने एक तो कुटीर उद्योगों की दुर्दशा को देखा कि छोटे छोटे जो कामगार हैं, जो सिद्धहस्त होते हैं अपने काम में और गांव में अपना काम करके किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं, और गांव वालों को भी उनकी बनाई हुई सस्ती चीज़ें मिलती है, मजबूत चीज़ें मिलती है, टिकाऊ चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इस मशीनी युग ने उनके रोज़गार बंद कर दिए, उनके रोज़गार ठप हो गए। उनकी व्यथा को इस कहानी के माध्यम से उभारा गया है। ये कहानी हमने पूरी पढ़ी, इसके शब्दार्थ भी देखे, आज के भी कुछ शब्दार्थ, और इसके बाद गृह कार्य के रूप में आपको पहला प्रश्न इसका दिया हुआ था। अब आगे के प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है?
विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। हमने पढ़ा था कि जब लाख की चूड़ियाँ कोई लेने जाता है उसके पास में, तो किस तरह से, पैसों से लेते थे या और किसी चीज़ से। तो उसमें हमने देखा था वस्तु विनिमय द्वारा लाख की चूड़ियाँ देता था। मतलब कोई न कोई वस्तु लाख की चूड़ियों के बदले देनी होती और तब वह लाख की चूड़ियाँ उन्हें दे देता। मतलब पैसे नहीं लेता था, वस्तुओं के बदले में वह अपना सामान देता था। और पहले यह पद्धति प्रचलित थी, अन्न हो या और कोई चीज़ हो, दे के उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ खरीदी जाती थी, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। लेन देन करना, अदला बदली करना, तो यह वस्तु की अदला बदली है। भाई लाख की चूड़ियाँ लेंगे, लेने वाला लाख की चूड़ियाँ लेगा तो बदले में कोई अनाज देगा या और कोई वस्तु देगा और कोई चीज़ देगा, तो वो वस्तु विनिमय होगा, वस्तु का लेन देन हो गया, अदला बदली होगी। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। अभी अभी हमने पढ़ा था इस बात को, आराम से ध्यान से उत्तर लिखना है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू के मन की जो पीड़ा थी, जो व्यथा थी, वह क्या थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी। लेखक समझ गया कि वास्तव में बदलू काका को यह पीड़ा है, यह दुख है। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग आने से पहले बदलू की कैसी स्थिति थी और उसके बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उस बदलाव को आपने इस कहानी के माध्यम से देखा, पढ़ा, समझा और उसको आपको इस 5वें प्रश्न के उत्तर के रूप में भी लिखना है। तो आज के लिए गृह कार्य के रूप में ये चारों प्रश्न आपको करने हैं। आज के लिए बस इतना ही।